Right, learners. So today we are going to talk about a very interesting topic, which is called as kink demand curve model, and we are also going to understand about the cartel behavior in oligopoly. Kink demand curve ये एक्चुअली जो है ओलिगोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा कि बाकी के जो भी मार्केट स्ट्रक्चर थे उनमें हम लोग डिमांड कर्व देखते थे, वो यूजुअली जो है स्मूथ होते थे, सीधी लाइन होती थी या कर्व होता था। यहाँ पे किंक डिमांड कर्व ओलिगोपोली में कभी कभी मिलता है। ओलिगोपोली का फीचर है ये, और ओलिगोपोली में ही कार्टेल वर्ड का प्रयोग होता है। कार्टेल का मतलब एक स्मॉल ग्रुप। तो इनका क्या महत्व है ओलिगोपोली में, ये हम लोग जानने वाले हैं। आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जिन्होंने पिछले वीडियो शायद नहीं देखे होंगे, तो दे मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज ओलिगोपोली। तो उनके सुविधा के लिए एक बार बता देते हैं कि ओलिगोपोली जो है वो एक इस प्रकार का मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या होता है, बताइए आप लोग, याद आ रहा है? ओलिगोपोली में क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं ओलिगोपोली? सेलर्स कितने हैं? फ्यू। फ्यू। ओलिगोपोली में सेलर्स फ्यू। और प्रोडक्ट कैसा है? सिमिलर। सिमिलर प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट है। मोर और लेस जो भी सेलर्स बेच रहे हैं उनसे मिलता जुलता ही प्रोडक्ट है, कुछ खास अंतर नहीं है। तो कुछ बेचने वाले और सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाले, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, सप्लायर जितने भी हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्यों? मान लीजिए शू बनना है, जूता। शूज मैन्युफैक्चरिंग में लेदर का प्रयोग होना है, तो लेदर जो सप्लायर होगा वो क्या होगा? जो लेदर सप्लाई करते होंगे, ऐसे कुछ चार पांच छह इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे बड़े बड़े, जो लेदर की सप्लाई कर रहे होंगे, लेदर हाइट सप्लाई कर रहे होंगे। उस हाइट से, उस लेदर से बाकी शूज बनाए जाएंगे। तो लेदर को बनाने वाले जो हैं उनका जो ग्रुप है वो चार पांच लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और वो हो सकता है उनका प्रोडक्ट आपस में सिमिलर होगा। तो रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करने वाले, सिमिलरली मान लीजिए कोई पैकिंग मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो उसकी एक ग्रुप होगा। अगर थोड़ा बड़े में चला जाए तो ओपेक नेशंस आपने सुना है, जो पेट्रोलियम सप्लायर्स, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं उनका ग्रुप है। तो बी टू बी में ज्यादा ऑप्शंस आपको ओलिगोपोली के मिलेंगे। अब यहाँ पे जो किंग डिमांड कर्व है ये आ जाता है। किंग डिमांड कर्व की अपना रोल है। किंग डिमांड कर्व क्या है देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। किंग डिमांड कर्व, किंग का मतलब है सडन बेंड। सडन बेंड, थोड़ा सा समझते हैं, देखिए इसको आगे। ओलिगोपोली कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। ओलिगोपोली की विशेषता क्या है कि स्मॉल नंबर, मतलब कम संख्या में लार्ज फर्म्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट पे जिनका नियंत्रण है। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स डोमिनेटिंग दी मार्केट। अब ऐसी स्थिति जो है ये विशेष परिस्थिति है, यहाँ पे अपने चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं फर्म्स के लिए, और विशेषकर प्राइसिंग को लेकर के।
और मार्केट के बिहेवियर को लेकर। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो ये किंग डिमांड कर्व मॉडल जो है और कार्टेल बिहेवियर। किंग डिमांड कर्व मॉडल जो है ये प्राइस रिजिडिटी और स्टेबिलिटी की बात करता है, जबकि जो कार्टेल है वो रिप्रेजेंट करता है कॉल्यूसिव बिहेवियर, यानी मिल के काम करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि ज्वाइंट प्रॉफिट कमा सके, ज्वाइंट प्रॉफिट कमा सके। इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये किंग आता कैसे है, इसका क्या कारण है, और कार्टेल क्या होता है, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, ये सारी चीज। पहले जरा ये ड्राइंग हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग द किंग डिमांड कर्व मॉडल। अच्छा, डिमांड कर्व क्या होता था, डू यू रिमेम्बर? पहले हम लोग क्या करते थे, मार्केट डिमांड निकालते थे, उस डिमांड को अलग अलग प्राइस पे हम लोग निकालते थे और उसको हम लोग पुट कर देते थे टेबल फॉर्म में, डिमांड शेड्यूल बन जाता था। फिर उस टेबल का हम लोग बना लेते थे ग्राफ, तो बन जाता था हमारा डिमांड का। यूजुअली आपने देखा होगा कि डिमांड कर्व जो होता है वो मान लीजिए ये ग्राफ है, आपने देखा होगा डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार का। कभी कभी आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा जहाँ पे इस प्रकार से बना देते हैं। यानी हो क्या रहा है, इधर कर्व रहता था या स्ट्रेट लाइन रहती थी। अब यहाँ क्या होगा ये अभी आगे आपको पता ही चलने वाला है। तो डिमांड कर्व जो है ये सजेस्ट करता है कि फर्म जो है ओलिगोपोली में, उसमें डिमांड के दो सेगमेंट। डिमांड कर्व कैसा है? दो सेगमेंट। एक सेगमेंट कैसा है? इलास्टिक। और एक कैसा है? इन इलास्टिक। किस चीज के? करंट प्राइस के ऊपर वाला इलास्टिक है, नीचे वाला इन इलास्टिक। मतलब अगर कुछ हम अभी ऐसे आपकी सुविधा के लिए बना देते हैं कुछ इस प्रकार का, तो ये जो पॉइंट आ गया ये क्या है? ये किंक है, यहाँ पे सडन बेंट आ गया है। ये मॉडल क्या अज्यूम करता है कि जो राइवल फर्म्स हैं, जो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, वो क्या करेंगी, दाम बढ़ने पे तो उसको बढ़ा देंगे, लेकिन प्राइस डिक्रीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एक गैप या किंक आ जाएगा कहे में, डिमांड करने। कहाँ पे आएगा? करंट प्राइस के लेवल पे आएगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। किंग डिमांड कर्व मॉडल सजेस्ट दैट फर्म्स इन एन ओलिगोपोली फेस अ डिमांड कर्व विद टू सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स की बात कर रहा है? दो सेगमेंट। कौन कौन से? एक सेगमेंट कैसा है? इलास्टिक। इलास्टिक मतलब प्राइस बदला डिमांड बदली, लेकिन ये करंट प्राइस के ऊपर की बात होती है। आप प्राइस बढ़ाओगे धीरे धीरे दूसरे भी बढ़ा। और इन इलास्टिक सेगमेंट क्या है? करंट प्राइस के नीचे का सेगमेंट है, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है इसलिए प्राइस में बहुत आसानी से चेंज नहीं लाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि मॉडल जो है ये एज्यूम करेगा कि प्राइस इंक्रीज को तो लोग मैच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राइस डिक्रीज को मैच नहीं करेंगे। इस कारण से डिमांड में किंग आ जाता है करंट प्राइस लेवल। ठीक है, आगे अभी और एक्सप्लेन करेंगे, परेशान नहीं होंगे। तो इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? प्राइस रिजिडिटी है। किंग डिमांड का मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि फर्म जो है वो स्टेबल प्राइस बना के रखेगी करंट प्राइस के आसपास। क्यों? क्योंकि वो अपना मार्केट शेयर को डिवेट नहीं होने देगा। डिस्पाइट स्टेबल प्राइसेस, मॉडल कहता है कि स्मॉल चेंज इन कॉस्ट और डिमांड कैन लीड टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन आउटपुट रादर देन प्राइसेस।
रिजल्टिंग इन प्राइस इंस्टेबिलिटी। अजम्पशंस क्या है? अजम्पशन ये है कि मॉडल जो अज्यूम करता है कि फर्म का सिमिलर कॉस्ट स्ट्रक्चर है और प्रोडक्ट होमोजीनियस है, वो आपस में नॉन प्राइस कंपटीशन करता है। और इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिक्स कहते हैं कि मॉडल जो है इसने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को कुछ ज्यादा ही सरलता से बता दिया, तो ये इसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आपका ग्राफ इस तरीके का है मान लीजिए, और ये आपका डिमांड कर है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे और यहाँ पे क्वांटिटी आपकी करंट लेवल है, करंट लेवल ऑफ क्वांटिटी, करंट लेवल ऑफ। अब इसके ऊपर का जो ये रीजन है, सपोज करिए ये पॉइंट ये है, यहाँ पे किंग आ रहा है, और ये जो पॉइंट है ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर वाला जो पोर्शन, किंग डिमांड कर मॉडल क्या बता रहा है कि ये स्टेबल है, स्टेबल प्राइसेस अराउंड द करंट प्राइसेस। सारे जो है वो यहाँ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे भी फॉलो करेंगे, प्राइस गिरेगा तो दूसरे फॉलो। और अगर चेंज आया कॉस्ट में, कॉस्ट में चेंज आएगा तो प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या होगा? डिमांड छिटक जाएगी। इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला, करंट प्राइस लेवल के ऊपर वाला, ये कैसा है? इलास्टिक। कैसा है? इलास्टिक है। प्राइस चेंज का फर्क यहाँ पड़ रहा है। नीचे वाला जो पोर्शन है ये कैसा है? ये है इन इलास्टिक। ये है इन इलास्टिक। यहाँ पढ़िए, द राइवल फर्म विल मैच। जो राइवल फर्म है वो क्या करेगी? प्राइस इंक्रीज को तो फॉलो करेगी, बट विल नॉट फॉलो प्राइस डिक्रीज। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इलास्टिक सेगमेंट अबव दी करंट प्राइस लेवल, ये ऊपर वाला। और नीचे इन इलास्टिक सेगमेंट बिलो दी करंट प्राइस लेवल, ये नीचे। थोड़ा सा और बेहतर साफ तरीके से बनाने की कोशिश मैं करता हूँ। मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, आप जानते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सिंपल सी चीज है भाई, कोई भी ग्राफ बनाओ इकोनॉमिक्स में, क्यू क्वांटिटी है नीचे, यानी कि क्यू ही क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस है वाई एक्सिस पे। अब ये मान लो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व में यहाँ पे किंग आ रहा है। ये जो पॉइंट है ये क्या है? किंग का पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना यार, ये करंट प्राइस है। क्या है? करंट प्राइस है। यहाँ पे आपका करंट प्राइस और करंट क्वांटिटी भी है। इधर का ऊपर का पोर्शन कैसा है? इलास्टिक। कैसा है? इलास्टिक, यानी प्राइस चेंज का फर्क डिमांड पे पड़ेगा। ठीक है। और इधर का पोर्शन कैसा है? रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो ये जो पॉइंट है जहां से सडन बेंट आ रहा है, यही किंग। क्या है? किंग। किंग।
बात आई समझ में आपके? आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अज्यूम क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, होमोजीनियस, और कंपटीशन कैसा है, नॉन प्राइस। तो ये मॉडल दिया किसने था, मैं आपको बता देता हूँ। 1939 में स्वीजी थे एक, उनकी एक थ्योरी थी नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली से रिलेटेड। प्रोफेसर पॉल स्वीजी नाम था उनका। प्रोफेसर पॉल स्वीजी जो थे, ये अमेरिकन थे, और इन्होंने जो है इस पे काम किया, इस मॉडल पे। और इनके हिसाब से ये बिहेवियर जो है ये ओलिगोपोली में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको क्लियर है, या कोई और चीज आप जानना चाहते हैं? इसके कुछ अजम्पशंस या क्रिटिसिज्म जो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो इनको भी स्टडी कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बात कर लेते हैं अपना कार्टेल बिहेवियर इन ओलिगोपोली। कार्टेल बिहेवियर इन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जैसे आप जान रहे हैं, ओलिगोपोली में क्या मैंने बताया कि ओलिगोपोली में बहुत सारे प्लेयर्स नहीं, फ्यू लार्ज फर्म्स हैं जो कि इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही हैं, प्राइस को भी सेट कर रही हैं। तो उनका आपस में ग्रुप बन जाता है, उसको हम कॉलिसिव, वो सब आपस में सम्मिलित होकर एक साथ कोई संघ बना लें, मिल के कोई ग्रुप बना लें, उसको कह सकते हैं हम लोग कार्टेल। कार्टेल जो है ये एक पॉलिसिव एग्रीमेंट है फर्म्स में जो कि ओलिगोपोली में काम कर रहे हैं, यानी पहले बैठ के ही डिसाइड कर लें कि किस प्रकार से बिजनेस करना है। क्यों कर ले पहले बैठ के डिसाइड? जिससे आपस में लड़के एक दूसरे को परेशान नहीं करें। बात समझ रहे हैं आप? कार्टेल ने क्या किया, आपस में बैठ के शर्तें, नियम, कानून डिसाइड कर ली कि किस प्रकार से आपको कैरी आउट करना है अपने बिजनेस। कौन किसकी टेरिटरी में जाएगा, नहीं जाएगा, किस प्रकार से प्राइस कंपटीशन करेगा, नहीं करेगा। तो कार्टेल जो है एक इन चीजों पे ध्यान दे रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्टेल का। एक तो ओलिगोपोली को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ओलिगोपोली में ध्यान रख रहा है कि कंपटीशन ना हो, ऐसा ना हो कि कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा। तो कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग कंपटीशन कंपटीशन में एक दूसरे का ही नुकसान करने लगते हैं। अब अपने देश में जब अंग्रेज आए या और पहले जो आक्रांता आए, तो क्या होता था, एक राजा की दूसरे राजा से नहीं बन रही, वो भी राजा है, दूसरा भी राजा है, लेकिन उसने क्या किया, ये नहीं सोचा कि हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं या अपनी जमीन का नुकसान करने वाले हैं। उसने अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करी, और इस तरीके के आक्रांताओं को जो है इंफॉर्मेशन देना, हेल्प करना, अपनी जमीन देना, चीजें सुलझाना, ये सब करने की गलती करी। तो ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में जो संघ है, जो लोग हैं, जो भी ऑपरेटर्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, वो बैठ करके आपस में पहले ही शर्त, नियम, कानून बना लेते हैं कि हमें क्या काम कैसे करना है। फिक्स प्राइस, प्राइसेस को भी फिक्स कर लेते हैं, मार्केट शेयर फिक्स कर लेते हैं। प्राइस कौन डिसाइड करता है ओलिगोपोली? कार्टेल। कौन डिसाइड करता है? कार्टेल। कार्टेल ने बताया कि भाई किस प्राइस पे बेचूं। अब कार्टेल ये ध्यान रखेगा कि जो भी कार्टेल मेंबर्स हैं, जितने भी कार्टेल मेंबर्स हैं, उनमें किसी का भी लॉस ना हो। उसी के हिसाब से वो प्राइसेस आइडेंटिफाई करेगा, फिक्स करेगा। फिर वो टेरिटरी डिसाइड करेगा, कौन कहाँ बेचेगा, किसका कहाँ पे एरिया होगा। दूसरे की टेरिटरी में इंक्लूजन अलाउ नहीं होगा। मार्केट शेयर, पहले से मार्केट शेयर एलोकेट कर सकते। मार्केट शेयर, मान लो एक मार्केट है,
किसी प्रोडक्ट की 100 को स्केल पे स्केल कर लिया उसे, अब डिसाइड कर लिया एरिया वाइज, एलोकेट कर दिया। सबको उनके उनके एरियाज, उनकी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेट। तो अलग अलग सेलर्स जो है वो अपनी अपनी मार्केट में ही ऑपरेट करेंगे। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर एरिया की बात तो मैंने कर दी, मार्केट शेयर की बात करता हूँ कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, मान लो डिमांड है 1000 यूनिट, ठीक है, डिमांड इज ऑफ 1000 यूनिट। अब ये 1000 यूनिट्स वो एलोकेट कर देंगे, मान लो कार्टेल मेंबर्स हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसका जितना बड़ा प्लांट है, जो जितना हैंडल कर सकता है, इसको पूरे को वो एलोकेट कर देंगे, भाई इतनी परसेंट मार्केट तुम्हारी, इतनी तुम्हारी, इतनी तुम्हारी, और अपने अपने हिसाब से सब लोग बिजनेस को कैरी आउट करो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना। तो कार्टेल्स जो होती है कभी कदार जो है इनफॉर्मल भी होती हैं और बहुत बार फॉर्मल होती हैं। कार्टेल्स जो हैं ये सीक्रेट एग्रीमेंट्स इसमें हो जाते हैं, सीक्रेट एग्रीमेंट्स, प्राइस फिक्सिंग अरेंजमेंट्स हो जाते हैं, आउटपुट का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म डिसाइड हो जाती है, जिससे कि कंप्लाइंस को एनफोर्स कर सकते हैं जो भी मेंबर फर्म्स होती हैं। तो कोई भी इनमें से, इन सब में से कोई भी इस एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, उसको बाकियों से बैकलैश, कार्टेल से बैकलैश जो है फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझे आपको? नाउ टाइप्स ऑफ कार्टेल, फॉर्मल कार्टेल और इनफॉर्मल कार्टेल। फॉर्मल कार्टेल जो है उसमें एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं फर्म्स के बीच में, प्राइसेस को लेके, आउटपुट लेवल को लेके, प्राइसेस हो गए, आउटपुट लेवल हो गए, मार्केट शेयर हो गए, और प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट्स हैं, ये प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। ये कैसे है? फॉर्मल, ये फॉर्मल कार्ड का प्रॉपर एक यूनियन है, एसोसिएशन है, उसमें लोग आए, फर्म उसकी मेंबरशिप ली और कार्टेल नेगोशिएट करेगा। कार्टेल जो है वो नेगोशिएट करेगा, वो जो शर्त नियम कानून बनाएगा वो सबको मानने होंगे, और इसको पूरा लीगल तरीके से ये लोग करेंगे, तो ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल कार्टेल में क्या होगा, इसमें टैसिट एग्रीमेंट है। कैसे एग्रीमेंट है? टैसिट माने अंडरस्टैंडिंग, इनके मध्य, फर्म्स के और उनके बिहेवियर को कैसे कोऑर्डिनेट करना है उनके बीच में। एग्रीमेंट्स या फॉर्मल एग्रीमेंट्स या एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो हॉस्टल में रह रहे होंगे या रूम पार्टनर के साथ रहते होंगे, तो आपके में और आपके रूमी के बीच में ये डिसाइड हो गया कि भैया खाना हम बनाएंगे, बर्तन तुम धो लेना। अब ये लिख के तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है ना, मगर एक ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हाँ भाई आप ऐसा कर लेंगे, मैं वैसे कर लूंगा, और इस प्रकार से दोनों का काम पूरा हो जाएगा, दोनों की जिम्मेदारियों का निर्वहन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कार्टेल बनेगा, इनफॉर्मल कार्टेल जो होगा, तो वो भी ये डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे आपको क्या काम करना है, एक अंडरस्टैंडिंग विकसित कर लेंगे जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 फर्म, ये पहले भी मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ, कुछ मिलता जुलता ही बता रहा हूँ दोबारा। मान लीजिए 4 फर्म, एक एक्स है, एक वाई है और एक
जेड है, और एक मान लीजिए डब्ल्यू। अब एक्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अब मान लीजिए 16 रुपए है, वाई की भी 16 है, जेड की लेट से 17 है, और डब्ल्यू की लेट से 18 है। ये चारों ही कार्टेल के मेंबर। अब कार्टेल में ये बात डिसाइड हो गई कि जो प्राइस रखा जाएगा ये प्राइस जो है इससे नीचे नहीं जाएगा, 21 से नीचे नहीं जाएगा। यानी कि इन सब में से कोई भी ये बाइंडिंग रहेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हमें इस प्राइस के नीचे नहीं करना है, इसके ऊपर भले कर लें, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये कहीं लिख के नहीं दिया गया। अगर इनफॉर्मल कार्टेल है तो कोई लिख के नहीं दिया गया, मगर ये एक अंडरस्टैंडिंग विकसित कर ली गई। फॉर्मल कार्टेल है तो वहां पे लिख के दे देंगे, लीगल बाइंडिंग, लीगल एग्रीमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो सभी का सेफ गार्ड करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म देखो वीक, लेकिन अगर सारी फर्म्स जो है आपस में मिल जाएंगी तो उनकी पावर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बढ़ जाएगी, और तब वो अच्छे से नेगोशिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो फॉर्मल कार्टेल भी है, इनफॉर्मल भी है, और कार्टेल का मेन काम क्या है? कलेक्टिवली बार्गेन करना, नियम कानून बनाना, प्राइस फिक्स करना, आउटपुट लेवल फिक्स करना, मार्केट शेयर डिवाइड करना, और सभी को स्पेस देना, कमजोर को भी ताकतवर को भी। कार्टेल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओलिगोपोली। तो अब एक बार कार्टेल का रोल आप समझ गए, ये सभी मेंबर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्ड, ये इसका उद्देश्य। प्रैक्टिकली करे नहीं करे आई एम नॉट श्योर, लेकिन उद्देश्य यही। एनीवेज, challenges and implications. Market power. Cartel allow member firms to exercise market power, raise prices above competitive levels, and earn economic. मार्केट पावर देता, आप जैसे इन्हें कह दिया 21 से नीचे नहीं जाना, 21 से ऊपर तो जा सकते हैं ना, तो कोई ने 22 रखा, किसी ने 23 रखा, अपना आपस में compete कर लिया, तो मेंबर फर्म्स जो है वो मार्केट पावर उनको मिल गई, अब वो कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर जा सकते हैं और इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिसकी जितनी डिमांड हो उसके हिसाब से। अच्छा, कॉल्यूजन रिस्क क्या है? Cartel face risks such as detection, enforcement, and internal conflicts among member firms, leading to instability and breakdown. अब जैसे कि हर ग्रुप में होता है यहाँ भी होगा, आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कोई ऐसा तो नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट जिनके मध्य हो रहा है, या जो बात को मान नहीं रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा है। कार्टेल ने तो कह रहा है, पर उसने कहा जी भाई हम तो कुछ और करने जा रहे हैं। तो ऐसों को देखना, एनफोर्स करना अपनी बात, चीजों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कराना, आपस में कोई झगड़ा ना हो जाए लोगों के बीच में, ये चीज को इंश्योर करना। ठीक है, कभी कभी आपस में मतभेद होने के कारण इंस्टेबिलिटी भी कार्टल्स में आ जाती है और कार्टल्स ब्रेक हो जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना था ना कि मुंबई इंडियंस में हार्दिक का गुट अलग है और रोहित शर्मा का गुट अलग है, पता नहीं, र्यूमर्स थे ऐसे। तो जब ऐसे गुटबाजी हो जाती है तो कार्टेल नहीं चल पाते, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुनेंगे मानेंगे, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे मानेंगे, और खींचातान में गड़बड़ होगी और कार्टेल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये भी रिस्क होता है, कोल्यूजन रिस्क है।
तो ये भी इसके चैलेंजेस में है। इकोनॉमिक एनालिसिस एंड इम्प्लीकेशन। कार्टेल्स जो है ये क्या करते हैं, ये एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, रिड्यूस कंज्यूमर वेलफेयर और डेड वेट लॉस बाय रिस्ट्रिक्टिंग आउटपुट, रेजिंग प्राइसेस एंड डिस्टॉर्टिंग कंपटीशन। कार्टेल क्या करते हैं, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देते। क्यों? क्योंकि सब तो मिल गए ना आपस में, कंपटीशन कहाँ करेगा। तो कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देते तो कंज्यूमर को, जो कार्टेल डिसाइड करता है प्राइस, उस पर खरीदना पड़ता है। अगर कंपटीशन होता तो क्या होता, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फायदा मिलता। तो कार्टेल जो है अपने मेंबर्स को तो शॉर्ट रन में फायदा देता है, लेकिन कंज्यूमर को और सोसाइटी को नुकसान पहुंचा। अच्छा, जब सब लोग को स्टेबल मार्केट मिल जाएगी तो इनोवेशन भी नहीं होगा। ठीक है, नई चीजें नहीं आएंगी। तो एफिशिएंसी और इनोवेशन को भी ये हार्म पहुंचाता है पार्टी, कहीं ना कहीं। शॉर्ट रन में तो ठीक है, फायदा किसको पहुंचा रहा है, खाली अपने मेंबर्स। लेकिन बाकी सोसाइटी को एज ए होल देखा जाए तो ज्यादा फायदा ये नहीं पहुंचा पा रहा। Regulation and antitrust policies. Government regulation regulate and prohibit cartels through antitrust law and competition policies aimed at promoting market competition, preventing collusion and protecting consumer interest. कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। तो वो कार्टेल को बढ़ावा नहीं देती। एंटी ट्रस्ट अथॉरिटीज जो है वो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती हैं कार्टेल्स को, उन पे फाइन लगाती हैं, उन पे पेनल्टीज लगाती हैं, उनके एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को का जो है कंट्रोल करती है, और फेयर कंपटीशन को, फेयर मार्केट कंपटीशन को इंश्योर करने की कोशिश करती है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में आपके ओपेक नेशन का नाम मैंने पहले ही लिया। ये एक फॉर्मल कार्टेल कार्टेल है जो प्रोडक्शन कोटा और ऑयल प्राइसेस वगैरह डिसाइड करता है और ग्लोबल ऑयल मार्केट को कंट्रोल करता है, अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश करता है। ओपेक के जो एक्शन होते हैं that often lead to fluctuations in oil prices, geopolitical tensions, and economic disruptions worldwide. डीबीएस जो डायमंड कार्टेल है, तो ये पूरी डायमंड मार्केट कंट्रोल कर रहा था। एक प्रकार का मोनोपोलिस्टिक कार्टेल था, डायमंड प्रोडक्शन, प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी जो डोमिनेंस थी बाद में उसको चैलेंज भी किया गया। ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये है एक एग्जाम्पल। बड़े बड़े एयरलाइंस जैसे स्टार एयरलाइंस, स्टार अलायंस, वन वर्ल्ड, तो ये इनफॉर्मल कार्टेल, ये इतना आपस में कोऑर्डिनेशन, शेड्यूलिंग, रूटिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये सब इनफॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। तो नेटवर्क सिनर्जी और कॉस्ट एफिशिएंसी का फायदा भी है, दोनों चीजें हैं, निगेटिव पॉजिटिव कार्टेल में दोनों चीजें हैं। तो फाइनली वी कैन से दैट किंग डिमांड का मॉडल एंड कार्टेल बिहेवियर दोनों एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलिगोपोली में। प्राइसिंग डिसीजन, मार्केट डायनेमिक्स और रेगुलेटरी पॉलिसी वगैरह बनाने, इनको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि किंग डिमांड कर्व जो है वो प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है और स्टेबिलिटी को, कार्टेल पॉलिसी बिहेवियर को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा, इसके पूरे डिस्कशन और एग्जांपल्स के बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कार्टेल्स एट किंग डिमांड कर्व, राइट? फाइन एंड हैप्पी लर्निंग, कीप learning through books.